आज से जो है रेगुलर जो है एलटी ग्रेड का बैच हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। अभी कई साथियों का कंफ्यूजन था या उनकी क्वेरी थी कि सर एलटी ग्रेड की विज्ञापन तो अभी है नहीं, और वो तो सिर्फ गवर्नमेंट पता नहीं कितनी बार शिगुफा छोड़ चुकी है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, टीजीटी गड़बड़ हो तो नहीं हो जाएगा। हम हमारे साथ जितने भी साथी हैं उनका ऐसा हमने प्रबंध किया है कि टीजीटी बराबर चल रहा है, टीजीटी की तैयारी जरा सा भी कम नहीं है, लेकिन टीजीटी का वहाँ पर हम कर रहे हैं रिवीजन, और वो सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते हैं और हम जो है आपसे पूछते हैं क्या जो है पढ़ करके आए हैं। लेकिन आज की डेट में जो ये सेशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, इसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टीजीटी को और स्ट्रॉन्ग करें आप। जैसे वोकैब, ग्रामर और लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म, हिस्ट्री, मूवमेंट्स, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे टीजीटी की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये सारी चीजें हम शुरुआत इन्हीं से करेंगे। हाँ, राइटर ऐसे हैं कुछ जो लग सकता है कि हमारी टीजीटी और पीजीटी से अलग है, तो वो जो है राइटर, हम वही राइटर यहाँ पर लेंगे जो हमारे टीजीटी में अच्छे से काम आ जाए। सपोज दैट विलियम शेक्सपियर या जो वर्ड्सवर्थ के राइटर वर्क हैं, ये कोई साथी जो है यूट्यूब पे शेयर कर रहा है, कौन है भाई? जी सर, इधर ज्वाइन करने के लिए आया है। हाँ सर आ रहा है ज्वाइन इधर भी ज्वाइन करने के लिए आ रहा है यूट्यूब। ये गलती से कर रहे हैं, कौन है ये? दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करें, आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा कौन है ये, इनको फिर हम जो है ब्लॉक करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार जो है इनसे हो चुका है, चाहे गलती से हो रहा हो चाहे जान के कर रहे हो, जो भी हो, लेकिन दूसरे लोगों को सर कभी डिस्टर्ब कभी ये होता है। होता है ना, जैसे लिंक शेयर किया है हमने, किसी को दे दिया था कि आप ज्वाइन करिए, तो हो सकता है उनसे गलती हो रही हो या कोई और हो। हाँ, गलती हो रही है तो हम बता देंगे उनको कि ऐसा ना करें, इस तरह से होता है, जान के कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। तो हम लोग जो है यही कह रहे थे कि टीजीटी को मजबूत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई टीजीटी पूरा पढ़ चुके हैं, इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब ऐसा तो नहीं कि बार बार उसी को दोहराते रहें, लेकिन अब चीजों को जो है दोहराना भी है, उसको अगर कम से कम एलटी ग्रेड और जीआईसी के सहारे हमारा वो पोर्शन तैयार हो जाएगा जो पोर्शन हमारे टीजीटी को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। ग्रामर, वोकैब और हमारा लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट, और राइटर में भी हम उन्हीं वर्क को ले सबसे पहले लेंगे जो हमारे टीजीटी में प्रेस्क्राइब राइटर, जैसे मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है और शेक्सपियर हैं, इनके वर्क ज़्यादा लेंगे। और फिर इसके साथ साथ में जो हम उन वर्क को ले लेंगे एलटी में जो कंटेम्प्रेरी हैं इनके, जैसे इलिजाबेथन राइटर जो भी हैं, या जैकोबियन के जो राइटर हैं, या रोमांटिक के जो राइटर हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा कंटेम्प्रेरी से तो भी हमारा जो है चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर नॉलेज अच्छी ले लेते हैं तो भले फैक्चुअल क्वेश्चन न बने एज इट इज जो है टीजीटी में, लेकिन टीजीटी के क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में आपको जो है ये ज्ञान अच्छा काम आएगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है नाउन पढ़ेंगे, और राइटर में हम पढ़ेंगे एलटी ग्रेड के एक रेनेसा राइटर हैं और बहुत ही फेमस हैं। वो अगर किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन बनता ही है। मेटाफिजिकल पॉइंट हैं और कंसीड जैसे जो है टर्म को उन्होंने पॉपुलराइज किया है, और कई ऐसी चीजें जो है उन्होंने हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है जिससे आज उनका बहुत अच्छा योगदान माना जाता है। और रिलीजियस भी हो रहे हैं, नाम समझ गए होंगे, जॉन डन, समझ रहे हैं? जॉन डन, जी सर, जॉन डन से जॉन जो डन। है
क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये साहब उस सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हो चाहे ना हो। इनका एक वर्क अपने कैनोनाइजेशन, हम उसके संदर्भ में जॉन डन को आज पढ़ेंगे और ग्रामर में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। वोकैब जो है आप लोगों की स्टार्ट होगी नॉर्मल लेविस। नॉर्मल लेविस बुक फर्स्ट और बुक सेकंड दोनों कवर करेंगे। बहुत सारे साथियों ने नॉर्मल लेविस पढ़ी है, बहुत सारे लोगों के पास नॉर्मल लेविस है, जिन्होंने पढ़ डाली है उनका रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ डालने से दिमाग में नहीं घुस जाएगा जब तक कि उन चीज़ों को रिवीजन नहीं करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो हमारे साथ में पढ़ेंगे, जितने भी उसमें सेक्शन दिए हुए हैं, जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, जितने लास्ट में क्विज दिए हुए हैं, सारे के सारे जो है कवर करने हैं। माना जाता है कि नॉर्मल लेविस सभी जो वोकैब की बुक्स हैं मार्केट में उनकी एक मदर बुक है। चाहे आप ब्लैक लें, चाहे ब्लू लें, चाहे रेड लें, जो भी बुक लें आप, उन सब की मदर बुक जो है नॉर्मल लेविस है। तो नॉर्मल लेविस को ही हम स्टूडेंट डाइजेस्ट करेंगे। अभी टीजीटी की डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। टीजीटी जो है जुलाई में प्रेस्क्राइब थी, उसकी नोटिस भी हटा दी गई आयोग के द्वारा। नया कोई जो है अभी नोटिस नहीं दी गई है। पॉसिबिलिटी एक ये है कि 1 से 1.5 महीने के पहले तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, मिनिमम 1 महीने तब तक के नॉर्मल लेविस हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और इधर अगर जो है डेट ट्रेंड ग्रेजुएट की आ जाती है तो हमारा जो फोकस्ड होगा ट्रेंड ग्रेजुएट के चैप्टर्स पे ही फोकस्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं आती है तब तक के हम एलटी ग्रेड को पढ़ते रहें। और एलटी ग्रेड एक ऐसा, एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों आना है ये तो निश्चित है, ये मान के चलिए। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं और चुनाव के पहले वैकेंसीज को उनको फुल करना है, कंप्लीट करना है। तो वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन ये सोच के अगर कोई साथी पढ़ना अभी नहीं चाह रहा है कि वैकेंसी आ जाएंगी फॉर्म डाल देंगे, तब इलाहाबाद पता करेंगे, 2-3-4 यूट्यूब चैनल देखेंगे, तब देखेंगे जो अच्छा लगेगा ज्वाइन करेंगे। तो एक उनकी अपनी निजी सोच हो सकती है, लेकिन अपना जो अनुभव है, जो सेलेक्ट हुए साथी हैं उनका जो अनुभव है कि एलटी ग्रेड या जीआईसी को पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपके पास जो है 4 मंथ जो है होने चाहिए पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। और प्लस जो है कम से कम 1 से 2 मंथ आपको उसको रिवाइज करने के लिए होने चाहिए। मतलब ये टोटल 6 मंथ का है। अब आप निर्णय लीजिए, जब जो विज्ञापन आ जाएगा तो क्या गवर्नमेंट आपको 6 महीने का समय देगी या 4 महीने का समय देगी कि आप भैया पढ़िए और पढ़ के रिवीजन कर लीजिए तब हम परीक्षा कराते हैं। अगर ऐसा लगता है, गवर्नमेंट के कुछ सूत्र ऐसे हैं आपके पास जिन्होंने ऐसा बताया है आपको, तो बाकायदा जो है बेशक आप इंतजार करिए विज्ञापन का। विज्ञापन आए, फार्म डालिए, उसका प्रिंट आउट पीडीएफ निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। फिर इसके बाद पता लगाइए कि आखिर कौन सी कोचिंगें चलती हैं, फिर पढ़ना चालू करिए। लेकिन जो उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से हमें अगर एलटी और जीआईसी में बैठना है तो अभी से पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तब आप जो है उसको आप रिवाइज कर रहे हो दोबारा तिबारा, तब तो सिलेक्शन ले पाएंगे। वरना जो है एक साथ इतने एस्पिरेंट जो लाखों में हैं, वैकेंसी तो भाई साहब हजारों में होती हैं और सब्जेक्ट की तो सैकड़ों में होती हैं, और कभी कभी सैकड़ों से भी बिलो कैटेगरी में आ जाती हैं। तो अगर वहां फाइट करना है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि जो काम सब कर रहे हैं वही आपको करना है तो फिर करते रहिए, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो उन लोगों से थोड़ा अलग हटके करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी को स्टार्ट किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि टीजीटी को मजबूत करना है, प्रायोरिटी टीजीटी और पीजीटी है। और जो है समय बीतता जाएगा एलटी ग्रेड का हमारा बेस जो है मजबूत होता जाएगा, जीआईसी का बेस जो है हमारा। भी हमारा इस समय सिलेबस है, उस सिलेबस हम एलटी ग्रेड का जो पढ़ेंगे वो सिलेबस हमारा पूर्व निर्धारित सिलेबस है। जो पहले से सिलेबस एलटी ग्रेड का है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन न्यू नोटिफिकेशन आएगी, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उसमें प्री और मेंस 2 होंगे। तो जब प्री और मेंस होंगे तो जाहिर सी बात है सिलेबस जितना है वो सिलेबस जो है 50% डिवाइड कर दिया जाए या कुछ रिड्यूस जरूर किया जाएगा। जो रिड्यूस किया जाएगा उस सिलेबस को कट करके मेंस में ले जाया जाएगा। लेकिन
हम जो है उसको अभी कंसीडर कर रहे हैं पुराने वाले, क्योंकि न्यू सिलेबस हमारे पास है नहीं, ना गवर्नमेंट ने अभी बताया है। अगर जो बदलाव होगा तो हम समय रहते उनका जो है बदलाव कर लेंगे, और रेस्ट पार्ट जो है हम मेन के लिए छोड़ देंगे, और प्री वाला पहले एम्फसाइज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए, प्री और मेंस अगर दोनों हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम प्री पढ़ लेंगे और फिर मेन जो है प्री निकालने के बाद मेन पढ़ेंगे। ये जो है एक तरीके से गलत रणनीति होगी, क्योंकि 2021 का जीआईसी का पेपर जो हमने देखा, उन्होंने जो है प्री के बाद जो है मेंस के लिए पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय दिया नहीं। तो इसलिए हमें प्री के साथ साथ में मेंस को भी कंसीडर करना होगा, ताकि जो है प्री निकलने के बाद मेंस के लिए हमें ज्यादा जिद्दोजहद की करनी ना पड़े और हम अच्छे से फाइट कर जाएं। हमारे पास या पास पड़ोस में कई ऐसे साथी हुए जो शुरू से पढ़ रहे थे, पहले से पढ़ रहे थे, जब जो है विज्ञापन की कोई सुबुगाहट भी नहीं थी जीआईसी की, पढ़ते गए। और जब विज्ञापन आया तो वो ये कहते कि सर हमने ये नहीं समझ पाए कि हमारा हो कैसे गया। लेकिन ये उनका अपना मानना है। लेकिन एक चीज हमेशा पता होना चाहिए कि लेवल एक होता है सिलेक्शन का, और जिस दिन आप खुद नहीं जान पाएंगे कि किस दिन जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये लेवल जो है एक दिन में नहीं बनता है। कोई भी साथी नहीं कह सकता है कि भाई साहब जो है हमने 10-15 दिन पढ़ा और लेवल बना लिया। सालों लोगों ने समय दिया है। जो भी आप टीचर से मिलेंगे वो ये नहीं कहेगा कि सूरज जो है निकला सुबह और शाम को आज तो हुआ और बीच में आपने तैयारी कर लिया और अगले दिन सुबह जाके पेपर दिया, सिलेक्शन हो गया। तो इतने दिन से जाहिर सी बात समय आप दे रहे हैं, लेवल आपका कंप्लीट हो रहा है। समय रहते चीजों को पढ़ लिया जाए, कर लिया जाए, हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ये इजी है, आसान है, और आप में से हर व्यक्ति जो है कर सकता है। एलटी ग्रेड और जीआईसी में सिलेक्शन लेना, टीजीटी का ये मान के चलिए 5 साल कम से कम पहले सिलेक्शन ले लेना। अगर आप एलटी ग्रेड में सिलेक्शन ले लेते हो तो मान सो 5 से 10 साल टीजीटी में जो आप सर्विस देने के बाद जो पाओगे वो एलटी ग्रेड में इंस्टेंटली आपको मिलना चालू हो जाएगा, जीआईसी में इंस्टेंटली मिलना चालू हो जाएगा। जीआईसी एलटी ग्रेड आपका राजकीय दर्जा होता है, और टीजीटी और पीजीटी एक एडेड है। जो साथी तैयारी कर रहे हैं एडेड और राजकीय का फर्क बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए सबका फोकस जो है राजकीय में जाने का होना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता ये हमारी होनी चाहिए कि एक जो 2022 से हम तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में कोई कमी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अपने आराध्य और इष्ट देवों का नाम लेकर के। आप लोग जुड़िए, और आज से ये यात्रा स्टार्ट होती है एलटी जीआईसी की, और आधार हमारा टीजीटी और पीजीटी का है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, और राइटर में जो है इलिजाबेथन रेनेसा के राइटर जॉन डन। तो हम प्रियांशी मैम को इनवाइट करेंगे, वो ग्रामर देखेंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Okay, now let's start. Very good evening. Very good evening, everyone. Okay, hope so my screen is visible all of you. हमारी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही है जी? बता दीजिए, वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्या देखेंगे? नाउन को देखेंगे। देखते हैं आज हम लोग किस किस पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। नाउन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, डिफाइन अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ द नाउन, सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है उसको देखेंगे। इसके जो डिफरेंट टाइप है नाउन के, जैसे कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, इसके बारे में देखेंगे। रिकॉग्नाइज नाउन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेंडर हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, नाउन नंबर के आधार पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ इसके आउटलाइंस। जैसे इसमें देखिए इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और डिफिनीशन प्लस एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नाउन्स का, टाइप्स ऑफ नाउन्स, जेंडर इन नंबर इन नाउन्स, एंड क्विक प्रैक्टिस एक्टिविटी भी यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब आप सबको हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड्स, ठीक है ना, देख लेते हैं पहले डिफिनीशन। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वर्ड्स जो डिवाइड होता है डिफरेंट काइंड्स में, क्लासेस में, उसी को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको दिमाग में रख लीजिए, एज इट इज डिफिनेशन आता है एग्जाम में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने टाइप, कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए 8,
ठीक है, कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, एंड क्या होता है, इंटरजेक्शन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नाउन के ऊपर। नाउन क्या होता है? दुनिया की कोई ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, उसका नाम हो, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन होती हैं। अब एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, नाउन क्या होता है। नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया इन क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग एंड अ प्लेस। कोई भी स्थान हो गया, सब कुछ नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ द नाउन्स इन सेंटेंस। अब देखते हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कैसे, नाउन काम करता है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, तो देखिए 6 टाइप से किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है वो 6 टाइप से फंक्शन करता है किसी भी सेंटेंस में। तो वन बाय वन हम लोग सारे टाइप्स को देखेंगे। तो पहला जो यहाँ पे टाइप है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करेगा किसी भी सेंटेंस में। हम लोग पहला डिफिनीशन देखते हैं, क्या है डिफिनीशन। The noun acting as the subject performs the action or is the main focus of the sentence. ठीक है, जैसे the cat sleeps on the mat। अब यहाँ पे जो cat है वो क्या है, नाउन है, और यहाँ पे काम क्या कर रहा है, एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि जो नाउन होता है सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है किसी भी सेंटेंस में। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं, नाउन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इसमें देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अ नाउन कैन फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ओके, रिसीविंग द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। वो भी एक्शन किस टाइप से होता है, 2 टाइप से रिसीव करता है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। अब डायरेक्ट में देखिए क्या होता है, अक्सर माना जाता है जो डायरेक्ट होता है नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग्स होते हैं, वेल नोन है, आपको पता है। ठीक है, तो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो रिसीव करता है एक्शन डायरेक्टली, जैसे शी रीड्स अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन मतलब एक्शन की जा रही है, डायरेक्टली की जा रही है, डायरेक्टली रिसीव की जाती है, शी रीड्स अ बुक। तो क्या जो बुक है वो किस टाइप से है, ये भी नाउन है, लेकिन किस टाइप का यहाँ पे है, ये एक प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है। कोई भी जो एक्शन होता है, ठीक है ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका वो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, ही गेव मैरी अ गिफ्ट। ठीक है, उसने गिफ्ट दिया, किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, मैरी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। जी, आप लोग सुन पा रहे हो तो रिप्लाई देते रहिए, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी मैरी जी हो जाएगा। हाँ जी, तो मैरी इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहला तो हमने बताया मोस्टली क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम आइडेंटिफाई करें तो क्या हो जाएगा, मैरी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के रूप में भी यहाँ पे नाउन काम करता है। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या यू कैन से दैट कंप्लीटली प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में वर्क करता है नाउन। ठीक है, डिफिनीशन देख लेते हैं। अ नाउन दैट फॉलोज अ प्रीपोजिशन, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट कोई भी प्रीपोजिशन, एंड कंप्लीट्स द प्रीपोजिशनल फ्रेज। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। अब यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, मैट यहाँ पे नाउन है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर हम पूरा देखें तो एक प्रकार से क्या बन रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, तो बताना पड़ता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, तो हम लोगों ने देखा ये किस तरीके से यहाँ पे नाउन काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन काम करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, या यू कैन से दैट प्रेडिकेट नाउन, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रेडिकेट नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अ नाउन दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, जैसे इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, एंड रीनेम्स आर आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट।
ओके जैसे शी इज अ डॉक्टर, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब इज हो गया है, डॉक्टर जो हो गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन इनके बारे में, एक प्रकार से इनको रीनेम किया जा रहा है ना। इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई इसके द्वारा भी किया जा सकता है, शी क्या है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर ही शी है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट का क्या मिल रहा है हमें, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मतलब एक दूसरे के यहाँ पे पूरक बन रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा 6 टाइप से काम करते हैं। अपोजिटिव, किसी भी सेंटेंस, एक मिनट, यस, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है अपोजिटिव के रूप में भी काम करता है। इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन आर नाउन फ्रेज दैट रीनेम्स आर गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसी भी जो नाउन होते हैं नाउन फ्रेज के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है अबाउट अनदर नाउन, दूसरे नाउन के बारे में, ऑफन सेपरेटेड बाय कॉमा, और ये अक्सर कॉमा के माध्यम से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। आप इस एग्जांपल में भी देखते जाइए, इसे कॉमा के माध्यम से सेपरेट भी किया जाता है, वो क्या होता है, अपोजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, माय फ्रेंड जॉन, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए अपोजिटिव क्या है तो जॉन जो है अपोजिटिव है, ठीक है। मेरी फ्रेंड के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है ना, जो जॉन है वही मेरा फ्रेंड है, लव्स टू ट्रैवल, घूमना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक चीज और इसमें देख लीजिए कि ये कॉमा के माध्यम से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और छठा जो लास्ट है वो क्या है, किस रूप में नाउन काम करता है, पजेसिव नाउन, या यू कैन से द शोइंग ओनरशिप, एक पोजीशन दिखाता है, एक अधिकार दिखाता है। नाउन किसी भी सेंटेंस में इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, किस तरीके से, पजेसिव नाउन के रूप में, पोजीशन के ओनरशिप के रूप में भी काम करता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन दैट इंडिकेट्स ओनरशिप, a relationship typically shown with the apostrophe, वेल नोन है, अपोस्ट्रोफी के माध्यम से पोजीशन ही दिखाएंगे, जैसे साराज बुक, सारा की किताब। अब सारा का पोजीशन किस पे है, बुक पे है, तो यहाँ पे नाउन जो है ये पोजेसिव नाउन, पोजेशन के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा आज, कि ये जो फंक्शन करता है, किस तरीके से नाउन किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करता है। अगर एक बार हम लोग समरी करें तो कैसे कैसे होगा, आप लोग भी अगर माइक बंद करके बोलना चाह रहे हैं तो भी बोलते रहिए, उंगलियों पे नेम हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग भी बोलते हुए आते जाइए। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के रूप में काम करता है, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के रूप में काम करता है। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में काम करता है, इसी में होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन काम करता है किसी भी सेंटेंस में। चौथा क्या होता है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। अगर पांचवा देखें तो पांचवा हम लोगों ने क्या देखा था, कोई बताए, यस, अपोजिटिव के, बहुत अच्छे, अपोजिटिव के रूप में काम करता है। और छठा क्या है, ऑनरशिप दिखाता है, पजेसिव नाउन के रूप में काम करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का, जी बता दे एक बार, जी मैम। ओके आगे देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हम लोग पहला देखने वाले हैं क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, वेल नोन है, कोई भी रेस, मतलब समझिए कि कुछ भी एक कम्युनिटी को दिखाता है, जैसे देखिए इट इज द नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन, कोई पर्सन थिंग्स के लिए कॉमन जो होता है वो सेम ही काइंड का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। वो किसके अंतर्गत आता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इट इज नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस, कोई पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स प्लेस नहीं होगा, ठीक है ना। वो सेम जेंडर का होगा, सेम रेस का होगा ना, जैसे सिटी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिटी किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा। कोई भी बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेम ही काइंड को दिखा रहे हैं ना, तो ये किस में जा रहा है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर यही हमने बॉय की जगह पे राम लिख दिया, क्या लिख दिया, राम, तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, ये क्या, प्रॉपर नाउन। बहुत अच्छे, तो अगला हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर नाउन, कोई भी चीज जिसका नाम हो गया है, इट इज द नेम गिवन टू सब पर्टिकुलर पर्सन, हो जाए कोई थिंग हो जाए या प्लेस, किसी भी स्थान, किसी भी चीज, किसी भी पर्सन का अगर हम नेम रख दिए वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे डेली, अगर हमने सिटी रखा तो किस में जाएगा, जी बताएं, कॉमन नाउन।
कॉमन कॉमन नाउन नाउन। में जाएगा। लेकिन दिल्ली वही अगर प्रॉपर हमने दिल्ली नाउन, बोल दिया तो सिटी। बहुत अच्छे, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सानिया प्रॉपर नाउन में अगर हमने गर्ल लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये किसमें चला कॉमन जाएगा, नाउन। कॉमन नाउन। बहुत अच्छे। अगर हमने इंडिया बोला तो किसमें जाएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर हमने कंट्री बोल दिया तो किसमें जाएगा, कॉमन नाउन में। बहुत अच्छे। अगर हमने जुपिटर बोला तो किसमें जाएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर हमने प्लैनेट बोल दिया तो किसमें जाएगा, कॉमन कॉमन नाउन में। बहुत अच्छे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। यस, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन का बोध करता है, गैदरिंग की दिखाता है ना। क्या हो रहा है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ द पर्सन, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एन एज वन होल। मतलब वो दिखाते हैं कि ये हम एक ही हैं, अलग नहीं है। कोई थिंग्स हो गया, कोई पर्सन हो गया, उनकी जो ग्रुप होती है वो एक ही अपने आप को शो करते हैं। जैसे क्राउड हो गया, मॉब हो गया, टीम हो गया, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा आप सब लोग। COMMI होता है, मतलब डबल एम भी होता है, डबल टी भी होता है, डबल ई भी होता है। स्पेलिंग भी पूछी जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे आता है क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा यहाँ पे, कैसे, कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स क्या हो जाएगा, यस, ये फ्लीट हो जाएगा। हाँ, फ्लीट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स क्या हो जाएगा, एन आर्मी हो। आर्मी। कलेक्शन ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, क्राउड क्राउड। यस, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी आइडिया, कोई भी विचार, कोई भी फीलिंग्स ना, कोई भी क्वालिटी, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है ना। जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो किसमें आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs। जैसे कि अगर क्वालिटी के रूप में देखें गुडनेस, अब अच्छाई आप उसे मतलब फील कर सकते हैं ना, देख तो सकते नहीं है। काइंडनेस हो गया, दया है, दया को आप क्या करें, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्शन देखते हैं, लाफ्टर देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, उसको बता नहीं सकते कितना हंसा ना। तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त अवस्था की चीजों को किसमें रखा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्टेट देखिए, चाइल्डहुड, ये सब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चाइल्डहुड किसके अंतर्गत आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप सबको मिलने वाला है, द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसमें ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये भी किसमें कंसीडर किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। ये जो सारे नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कल अच्छे से देखेंगे। यहां तक में किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। मैम जो नोट बना इसको पूरा करवा दो, नोट जो है इसको पूरा करा दो कल। नोट इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ इसको हम लोग कल करेंगे। यहाँ तक जितना पढ़ाया गया है इसमें किसी को कोई डाउट हो बता सकते हैं जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो चीज़ें शेड्यूल्ड आप लोगों को दी जा रही हैं पहले से फिक्स्ड है कि इतना इतना किया जाना है। जब भी आप बीएड कर रहे होंगे तो वहाँ पर टीचिंग जब लगी होगी आपकी तो एक पाठ्य योजना बनाते होंगे, लेसन प्लान, तो उसका जो है आप पहले से तैयार करके ले आते हैं कंटेंट कि कितना जो है हमको पढ़ाना है विद इन टाइम। तो वो है, बाकी जो है अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है यात्रा, समय अभी हमारे पास है, एक एक चीज़ जो है बताई जाएगी। दूसरी चीज़ एक ये भी हम आपको बता दें, ये कतई मकसद नहीं है या हम ये सोच करके नहीं आपको बताते पढ़ाते हैं कि आपको चीज़ें आती नहीं हैं, आपको सब कुछ आता है। पहली बात तो आप टीचर ही हैं, बीएड कर चुके हैं तो टीचर ही हैं, और फिजिकली बहुत सारे साथी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, तो सब लोग टीचर हैं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान को जो है हम एक शेप देना चाहते हैं
और उसको एक टर्न देना चाहते हैं जो है आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाए। इसलिए जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म को, इसका कतई मतलब जो है ये नहीं है कि हम आपको ABCD बता रहे हैं। आप शेक्सपियर के विषय में जानते हो, आप ग्रामर पूरी जानते हो, आप वोकैब के मास्टर हो, लेकिन वो सारी चीजें जो हैं हम चाहते हैं कि जो आपका ज्ञान है ये बड़ा लंबा सा ज्ञान है, इस लंबे से ज्ञान को जो एक पतले से सुराग में निकालना है जो कि आपका लक्ष्य है। तो इस पूरे ज्ञान को जो है ऐसा हम चाहते हैं कि टारगेटेड किया जाए कि ये एक जो है पतली सी जगह पॉइंट पे आ करके जहाँ पर आपका एम है, जहाँ पर आपका जो है टारगेट है, इसके लिए जो है हम ये क्लासेस जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर इस सिस्टम में आप बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर ये चाहते हैं कि मुझे तो ग्रामर का आती है, बड़े मास्टर हैं, हम इंटर कॉलेज में 15 साल से पढ़ा रहे हैं, मैडम क्या पढ़ाएंगी हमको, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमको बहुत पहले से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब ये आपका निजी मंतव्य हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर जो है हमें इस चीज को देखना है कि सारे जो टॉपिक जितने भी एग्जाम में आ रहे हैं, अगर कॉमन भले आप स्पेशल एक पे रखते हैं तो आपका लीडिंग सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में 0 हैं या बहुत डाउन मार रहे हैं तो भी आप अपने खतरा मोल ले रहे हैं। तो आपको एक जनरल नॉलेज हर टॉपिक पे होनी चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट है फेवरेट, जिसपे आपने कमांड हासिल कर रखी है, वो आपको लीड करा देगा, वो आपको सेलेक्ट करा देगा, लेकिन कॉमन नॉलेज जो है आपको सभी पे होनी चाहिए। क्यों, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। LT ग्रेड में जो है 3 जो है सेशन डेली चलेंगे। एक तो जो है ग्रामर का, दूसरा जो है लिटरेचर का, और तीसरा वोकैब का। बहुत सारे साथी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम अब की बार जो आप लोगों को दे रहे हैं तो थोड़ा चेंज करके चीजों को दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब उनको कोई एक ही बराबर भोजन दिया जाता रहे तो उससे जो एनॉयड हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो फिर डाइटिशियन से मिलते हैं मदर या पेरेंट्स जो हैं कि मेरा बच्चा ये खाता था और फिर जो है अब ये नहीं खाता, अब इसको कैसे साफ करें। तो डाइटिशियन बताता है इसका टेस्ट थोड़ा चेंज कर दो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बना दो, और ये जो है खाने लगेगा, और खा लेगा तो है फिर उसको पौष्टिकता मिलेगी, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, और जो टारगेट है वो जो है अचीव करेगा वो। हम भी इस वाले बैच में कोशिश करेंगे कि आपको लिटरेचर, वोकैब, ग्रामर थोड़ा चेंज जो है फ्लेवर में मिले। कंटेंट वही होगा, मैटर वही होगा, लेकिन चेंज होगा। हम विलियम शेक्सपियर का वही प्ले पढ़ेंगे जो हमने जो है TGT में पढ़ा है, जैसे मैकबेथ है यहाँ पर प्रेस्क्राइब, हम वही सोनेट नंबर 138 पढ़ेंगे जो वहां पर हमने पढ़ा है। यहाँ पर प्रेस्क्राइब जो है हम वहां पर पैराडाइज लैस्ट पढ़े, यहाँ भी पैराडाइज लैस्ट पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। और जब चेंज हो के आप पढ़ेंगे, नमक मिर्च थोड़ा लग जाएगा उसमें, तो आपको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो फिर टेस्ट आपको मिल जाएगा, तो फिर वो चीज बहुत अच्छे से जो है डाइजेस्ट भी कर लेंगे, हजम कर लेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में फायदा करेगी आपको। क्यों फायदा करेगी, नहीं करेगी? यस सर। पता नहीं। आज हम देखेंगे जॉन डन को। जॉन डन को जो है जानने से पहले थोड़ा ये जान ले हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है जॉन डन जो है आते कहाँ से। जैसा कि हिस्ट्री में हम सब लोग पढ़ चुके हैं, शुरुआती जो हमारी एज मानी जाती है वो कौन सी है? ओल्ड इंग्लिश एज, जो 450 से 1066 तक के है। दूसरी एज जो है 1066 से 1500 तक के मानी जाती है, मिडिल इंग्लिश है। और तीसरी जो है 1500 से 1660 तक के, इसे हम रेनेसा या अर्ली मॉडर्न एज जो है मानते हैं। अब जो जॉन डन साहब हैं, इनका 71-72 में डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। कितना? 1570 या 72, ये डेट जो है इनकी अनसर्टेन है, से लेकर के 1631 तक के इनका जो है जीवन काल माना जाता है। तो 1571-72 से लेके 1631 तक के, बताइए तीनों एज में किसके अंतर्गत आएगा? ये इनका लिटरेरी करियर किस एज के अंतर्गत आएगा? क्यों बताइए? 1500 से है और 1660 तक के ये है, और इनका 1571 से लेकर के
1631 तक के जीवन काल है, तो आपका रेनेसा 1500 रेनेसा में आएगा। रेनेसा या अर्ली मॉडर्न एज के ये राइटर हैं। तो एक तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट आपका जो है मजबूत हुआ। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, चाहे एलटी में जा रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, यानी कहीं भी जा रहे हो, बिहार में जा रहे हो, एक पॉइंट ये आपका बना। अब हम बात करते हैं जब रेनेसा की या अर्ली मॉडर्न एज की, तो भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इतू सा पॉइंट है एज का, ये एक बड़ा ही वाइड कॉन्सेप्ट है। ये 160 ईयर का एरा है और इसमें जो है 4 कैटेगरीज हैं। इस एज को भी हम 4 सब कैटेगरीज में, 4 सब एरा में डिवाइड किया गया है। एक तो एलिजाबेथन एज जो 1558 टू 1603 है, और दूसरा जैकोबियन 1625 है, तीसरा जो है कैरोलिन 1625 टू 1649 है, और फिर प्यूरिटन इंटरगनम जो है अप टू रेस्टोरेशन 1660 तक के चलता है। अब हमने इनको क्या बताया, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है क्या बताई अभी हम लोगों ने, क्या जानी हम लोगों ने? 1571 या 72 के हैं, और कब तक के चलते हैं भाई साहब? 1631 तक के। अब अगर ये देखा जाए तो इनकी जो सब एरा हैं रेनेसा के, वो कौन कौन से एरा के अंतर्गत इनका लाइफ पीरियड आएगा? इलिजाबेथ एज में तो ये पैदा हुई है, जैकोबियन में भी ये सब बहुत बढ़िया से फ्लोरिस्ट हुए, और कैरोलिन चूंकि चलता है 49 तक के, 31 में मरे, 25 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इनकी डेथ जो है कैरोलाइन पीरियड में होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? इनका जो जन्म है इलिजाबेथन पीरियड में हुआ, जैकोबियन में इनका जो है पीक पे रहे, और कैरोलिन में जो है इनका डिक्लाइन या फिर इनकी जो है डेथ मानी जाती है। इसका मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इलिजाबेथन पीरियड के चाहे हम यूनिवर्सिटी बिट्स पढ़ें, चाहे शेक्सपियर पढ़ें, जैकोबियन में चाहे हम जो है शेक्सपियर को लेकर के आ जाए, वहां से जो है स्टार्ट हो जाता है उनका मिल्टन का एज, कैरोलिन तक के चलता है। तो ये जो राइटर इनके कंटेम्प्रेरी हैं, जो टीजीटी में हम पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं इनके वर्क या इनका जो है टच आपको कंटेम्प्रेरी राइटर से मिल सकता है। तो एक तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप चीजों को समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इनके जो है बायोग्राफी की तरफ। बायोग्राफी में जो है इनका हम अर्ली एज देखेंगे। अर्ली एज में जो है इनका सबसे पहले जन्म और मृत्यु, इनके पिताजी का क्या नाम था, माताजी कौन थी, इनका स्पाउस कौन था, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। जॉन डन वाज बॉर्न 15 डेट जो है ये सर्टेन नहीं है, आपको डिफरेंट बुक में अलग अलग मिल सकती है। लंदन टू represent Roman Catholic family at a time when practicing Catholic was illegal in England due to Elizabethan religious law. His father also named John Donne. उनके पिताजी का भी नाम क्या था? जॉन डन ही था। स्क्रीन बढ़िया दिख रही है हमारी? यस सर। Was prosperous Welsh descendant, warden of the आयरन मैंगर कंपनी। इनकी आयरन मैंगर कंपनी थी लंदन में, भाई बड़े अच्छे परिवार से थे। हिज मदर्स एलिजाबेथ हेवुड, एलिजाबेथ हेवुड इनकी मदर का नाम था। केम फ्रॉम द प्रोमिनेंट कैथोलिक फैमिली बीइंग डॉटर ऑफ द प्लेराइट जॉन हेवुड। ये इनके पिताजी जॉन हेवुड प्लेराइट थे, और ग्रेट नीस ऑफ द सर थॉमस मूर की भतीजी थी, जो कैथोलिक मार्टिर थे उस समय। डन वाज थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन, 6वें में से तीसरे नंबर के व्यक्ति थे। बहुत ही प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन इनके पिताजी की जो डेथ है इन 1576, व्हेन डन वाज 4 हिज फादर डाइड। इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। लिविंग हिज मदर टू रेज द चिल्ड्रन अलोन, एलिजाबेथ सून मैरिड जॉन सिमिंगेस। जॉन सिमिंगेस इनके जो है 3 चिल्ड्रन पहले से थे, उनसे शादी कर लेती है। वो विडोवर थे, क्योंकि जो है इतने कम उम्र में इतने बच्चों को जो सरवाइव करना एक अकेली महिला के लिए संभव नहीं था। हालांकि एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बायोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अब तक के मानी जा गई है, क्योंकि बायोग्राफी से कम और उनके वर्क से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। लेकिन चूंकि जो है
हम अभी हमारे सामने विज्ञापन तो है नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे अगर जॉन डन के विषय में, जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा और किसी भी जो है एग्जाम में आपको ये काम देगा। डन रिसीव्ड द प्राइवेट education likely due to his family's requisition status, so the evidence confirms Jesuit tutoring। इनकी लगभग प्राइमरी जो स्टडी हुई प्राइवेट हुई है। एट एज 11 1583 ही इनरोल्ड हार्ट हॉल, जो कि अब जो है हर्टफोर्ड कॉलेज के नाम से वो जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड स्टडिंग फॉर 3 years, 3 साल तक वहां पढ़े लिखे। बाद में इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई करी, 3 साल तक के वहां भी पढ़े, लेकिन वहां तक के इन्होंने डिग्री कोई हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जो कैथोलिक जो बैकग्राउंड था ये आड़े आता रहा और ये कई दिक्कतें इनके जीवन में पैदा करी। इसने जो है जो इनका एजुकेशन रही, एजुकेशन के बाद इन्होंने लीगली भी अपने आप को ट्रेंड किया, लॉ के क्षेत्र में भी ये अपना आगे जो है प्रैक्टिस किए हैं। इन 1591 डन इंटर्ड द थेविस इन a legal preparatory school in London, followed by the admission in Lincoln's Inn। ये लिंकन्स इन काफी फेमस है और कई बार आप टीजीटी के राइटर में भी आप इस चीज को पढ़े हैं। में 1592 में जो है इन्होंने इन कोर्ट को भी ज्वाइन किया था। करियर रहा है उसमें खूब ट्रेवल करे हैं और ट्रेवलिंग के साथ साथ में इन्होंने मिलिट्री सर्विस को भी ज्वाइन किया है। स्पेन के अगेंस्ट जब मिलिट्री वर्क कर रही थी अंडर द अर्ल ऑफ ससेक्स एंड सर वाल्टर रिले, इनके अंडर में जो है इन्होंने आर्मी में भी काम किया है और ये डिप्लोमेट भी रहे हैं। जैसे कि आप शुरुआत में देखेंगे तो डिप्लोमेट कौन कौन रहा है, चासर भी डिप्लोमेट रहे हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाय एज 25 डन वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द डिप्लोमेटिक करियर। क्यों डिप्लोमेटिक करियर इनको मिला था या इस फील्ड में आगे इनको मौका मिला, क्योंकि इन्होंने जो है लॉ कर रखा था, इन्होंने लीगली जो है ट्रेनिंग ले रखी थी, चीजों के विषय में पता था, अंतरराष्ट्रीय नियम कायदे कानून पता थे, इसलिए जो है इनको डिप्लोमेट की जिम्मेदारी मिली थी। शादी भी इन्होंने करी बहुत ही धमाकेदार तरीके से जो है। इन 1601 अगर आप हैमलेट उसकी शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर की लाइफ में जब हम पढ़ते हैं शेक्सपियर को 1601 शेक्सपियर को जब पढ़ते हैं तो 1601 का रिलेवेंस क्या है, क्या महत्व है 1601 का? कोई वर्क फेमस आता है? हैमलेट जो है जब वहां पर उनका आता है 1600 या 1601 दोनों माने जाते हैं वो, तो यहाँ पर जॉन डन साहब जो है चुपके से शादी कर रहे थे। किससे कर लिया शादी इन्होंने? एन मूर से कर लिया, एन मूर से। द नीस ऑफ इगर्टन ऑफ डॉटर्स ऑफ जॉर्ज मूर, जॉर्ज मूर की डॉटर थी, इगर्टन की जो है नीस थी। काफी प्रॉस्परस फैमिली थी, जो कि वो क्या थे, लेफ्टिनेंट थे उस समय के, उनकी लड़की थी। उन्होंने शादी कर लिया और जब शादी कर लिया तो आज की डेट में भी देखो जो शादी चोरी चोरी चुपके कर लेते हैं तो उनके माँ बाप और भाई जो होते हैं पकड़े जाते हैं, पुलिस जो है खूब अच्छा उनको टॉर्चर करती है। ऐसा इनके साथ भी हुआ, पुलिस केस हुआ, इनके फैमिली वाले भी जो है टॉर्चर किए गए, जॉन डन के भाई वगैरह भी इसमें जो है काफी परेशान हुए और इनको भी इम्प्रिजनमेंट भी मिल गई। लेकिन जो है उनकी शादी तो हो चुकी थी, बाद में उसको जो है अप्रूवल भी मिल गया, रिलीजियस अप्रूवल मिल गया, क्योंकि उस समय इस तरह की शादियों को रिलीजियस अप्रूवल मिल पाना आसान नहीं होता था। रिलीजियस अप्रूवल मिल गया, इनकी जिंदगी चलने लगी। 12 चिल्ड्रंस, जो इनकी वाइफ एन थी, उन्होंने जो है 12 बच्चों को जन्म दिया 16 साल के इस समय अंतराल में, जिसमें जो है 2 स्टिल बर्थ थे, मतलब डेड बच्चे जो है वो जन्म हुआ। और इसी के चलते इनकी बीमारी भी आ गई और इनकी डेथ भी हो गई। एंड डाइड ऑन अगस्त 15 1617 5 days आफ्टर डिलीवरिंग अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। वो एक मृत बच्चा पैदा हुआ था, उसी समय जो इनकी डेथ हो गई। उनको जो है प्यार बहुत करते थे, सारी मुसीबतें इन्होंने झेली और इसको लेकर के उन्होंने काफी जो है मौन किया। और यह चीज जो है देखा गया कि जो 17th होली सोनेट है इनका,
उसमें इस चीज की झलक जो है देखने को मिलती है कि अपनी जो है वाइफ पे काफी जो है मॉर्निंग कर रहे हैं। इनकी वाइफ के डेथ होने के बाद जो है जॉर्ज जो इनके फादर इन लॉ थे उनसे रिकॉन्सिलिएशन होता है 1609 में। और जो जॉर्ज थे एंस को जो डाउरी देना चाह रहे थे, से आज भी देखो कोई लड़की जाके सीक्रेटली भी विवाह कर लेती है, बाद में उनका जब रिकॉन्सिलिएशन होता है तो परिवार वाले जो फ्रिज कूलर गाड़ी वाड़ी सब कुछ दे देते। ऐसा जॉर्ज ने भी जो है इनको जो है जो डाउरी का हिस्सा था वो दिया, जो कि इनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उसमें काफी इनको फायदा मिला। बाद में जो है इन्होंने जो बना दिए गए एसटी पॉल्स स्कूल के, वहां पर जो है प्रीस्ट का रोल इनको मिला 21 में जो है, और ये अप टू इनकी डेथ तक के यहाँ पर ये इस पद को इन्होंने होल्ड करके रखा। 1601 से 1614 तक के जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। मतलब जब विलियम शेक्सपियर का लेटर कैरियर चल रहा था, जब लेटर प्ले आ रहे थे, उनका जो है ग्लूमी पीरियड चल रहा था, उस समय जो है ये सांसद थे, उस समय के पार्लियामेंट के मेंबर थे। इन 1630 डन सफर्ड अ सीवियर फीवर प्रॉम्प्टिंग रूमर्स ऑफ हिज डेथ। माना जाता था कि जो है शायद जो है खत्म हो गए, रूमर बन गया 1630 में। तब उन्होंने एक रिमार्क लिखा था, अ मैन वुड ऑलमोस्ट बी कंटेंट टू डाई टू हियर ऑफ सो मच सारो एंड so much good testimony from good men. He died on March 31, 1631. 31 मार्च 1631 को was buried एसटी पॉल्स कैथेड्रल, वहीं पर सर्विस करते थे प्रीस्ट की जो है। A memorial statue by Nicholas Stone with a Latin epigraph likely written by जॉन डन, खुद ने ही उन्होंने लिखा था 60 great fire and remains remaining in the cathedral। बाद में जो है ये सारी चीजें जो है कैथेड्रल में इनका मोनूमेंट्स वगैरह बनाया गया। तो ये तो रहा इनकी जॉन डन की जो है बायोग्राफी। और बायोग्राफी से जो है इतना जरूर है कि आपको इनके बैकग्राउंड समझने में आपको हेल्प मिलती है। बाकी इनकी लिटरेरी टेक्निक्स और इनका जो मेजर वर्क है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने की उम्मीद रहती है। जो इनकी टेक्निक्स है उसमें अब्रप्ट ओपनिंग ज्यादातर जनरली जो है अब अचानक से जो है ओपनिंग हो जाती है, जैसे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार्स, इन सॉन्ग जो इनका वर्क है उससे ली गई है। मेटाफिजिकल पॉइंट रहे हैं तो मेटाफिजिकल कंसीट ये इन्होंने खूब यूज किया है। एक डिसिमिलर जो है कंपैरिजन इनके जो है वर्क्स में देखने को मिलता है। पैराडॉक्सिकल और आयरनी के मास्टर रहे हैं। डिसलोकेशंस जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और ड्रामेटिक स्पीच और राइम्स इनका था, और कई जो है सिंटैक्स और टफ इलोक्वेंस जो है इन्होंने यूज किया, क्योंकि मेटाफिजिक्स राइटर जितने भी होते हैं वो इन्होंने सब लोगों ने एक टफ लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है। इनके जो मेजर वर्क हैं ये जो है हमें इसलिए जानना जरूरी है, हालांकि जो है इनका पूछा एक ही वर्क से क्वेश्चन जाएगा एलटी ग्रेड में, जानना जरूरी है, क्योंकि कौन सा इनका वर्क नहीं है कौन सा है ऐसा क्वेश्चन बनेगा अगर, तो ये काम हमारे चीजें आएंगी। द फ्ली 1590s में आता है, और बैथानटोस और सीडो मार्टिर और इंगाटियस हिज इंक्लेव कॉन्क्लेव, वेंडिकेशन, कोर्टियर्स लिबर्टी, फर्स्ट एनिवर्सरी, द सेकंड एनिवर्सरी, डिवोशन अपॉन इमर्जेंस ओकेशंस, कुड मर्रो, ये कई बार पूछा गया वर्क है और दूसरे भी एग्जाम में पूछा गया जहां पर प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि ये किसका है वर्क। कैनोनाइजेशन जिसको हमें पढ़ना है ये वर्क जो है प्रेस्क्राइब्ड है। होली सोनेट्स, ये कई होली सोनेट्स की एक सीरीज है इनकी, इसमें जो है अपनी पत्नी पे मॉर्न करते हैं। एज डू बाय मेनी टाइटल्स, डेथ बाय नॉट प्राउड्स, द सन राइजिंग, ये भी वर्क कई बार पूछा गया है। और द ड्रीम्स, ये भी वो आपको ऑप्शन में मिला होगा। इस तरह से जो है पोइम्स 1630 और 50 sermons, essay on divinity, letters to survival person or honors, hymn to God the Father, ये जो है माना जाता है कि इनका है, लेकिन इसकी ऑथरशिप जो है डाउटेड रही है। और गो एंड द कैच अ फॉलिंग स्टार, एक सॉन्ग इनका 1633 में आता है। तो ये इनकी बायोग्राफी और कुछ जो है इनके मेजर वर्क रहे। कल जो वर्क हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन बहुत ही इनका लाजवाब वर्क है,
और यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है आपको रियल फीलिंग आपको दे के जाएंगी। हर व्यक्ति की जीवन में कुछ न कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो इनके कैनोनाइजेशन वर्क से आप उन मोमेंट्स को रिजेंबल कर सकते हैं। इसमें इन्होंने जो है प्रेम करने वाले दो व्यक्ति, उनको जो है एक सेंट की जो है उपाधि या सेंट के लेवल पर ले जाने की बात करते हैं। आज की डेट में माना जाता है कि अगर कोई प्रेम शब्द का उच्चारण कर दे तो मान लिया जाता है कि ये इसका इलीगल रिलेशनशिप होगा। अगर कोई कुंवारा लड़का है, अगर वो कहा जाए कि फला लड़का एक प्रेम करता है, तो प्रेम क्या है, ये किससे करता है, शायद कोई पूछना चाहे, लेकिन ये जरूर जान जाए इसका करियर तो चौपट, इसका करियर खत्म। नीट की तैयारी करता है, प्रेम करता है, ये खत्म। अगर कोई पुरुष है जो शादीशुदा है, अगर ये किसी से कहता सुन जाए, कोई व्यक्ति कह दे कि ये व्यक्ति तो प्रेम में है, मामला कहेंगे ये तो भ्रष्टाचार मचा दिया, ये तो समाज के लिए कलंक है। ये कोई नहीं पूछेगा कि प्रेम जो है आखिर करता वो किससे है, क्या अपनी वो पत्नी से करता है, क्या अपने वो बच्चे से करता है, क्या अपने जो है वो पिता से करता है, ये कोई नहीं पूछता। तो वहां पर जो है जॉन डन ने जो है, चूंकि अपनी वाइफ को बहुत प्रेम करते थे, उस प्रेम को जो है इन्होंने अमर करने के लिए जो है एक कैनोनाइजेशन लिखा है। कैनोनाइजेशन में इस चीज को बताते हैं कि प्रेम वो चीज नहीं है जिसकी आलोचना करते हैं। प्रेम वो चीज है जिसको जो है अगर आप उसकी पूजा कर सकते हो तो पूजा करो, और वर्शिप कर सकते हो तो वर्शिप करो, क्योंकि जो है ये एक सेंट लेवल पर ली चीजें हैं। वो दो प्रेमियों के इस प्रेम को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि लोग उसकी जो है पूजा करें, वो लोग उसकी जो है आराधना करें। जैसे राधा कृष्ण, जैसे कृष्ण और मीरा, इनके प्रेम को जो है लोग आज पूजते हैं। मथुरा में जाइए, इनके प्रेम की लोग जो है मिसालें देते हैं। तो उस लेवल पर ले जाकर के कैनोनाइजेशन इन्होंने लिखा है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा वर्क है। इसको आप पढ़ेंगे, चीजों को हमें लगता है याद नहीं करना पड़ेगा, यू टंग ट्विस्टिंग जो है आपकी चीजें होने वाली हैं। क्योंकि वर्क इतना प्यारा है तो कल जो है इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो है चीजें इतनी जल्दी संभव नहीं है हो पाना। इनका जो है एनालिसिस भी देखेंगे, इसका पोएटिक स्टैंजा राइम स्कीम देखेंगे, कितनी लाइन है, कितनी स्टैंजा है, सब कुछ इसका देखेंगे, कौन कौन सा जनरा है, कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सब कुछ जो है इसको देखेंगे। और ये सारी चीजें होंगी कल के सेशन में। और कल के सेशन में एक चीज और आपको ऐड मिल जाएगी, नॉर्मल लेविस जो है वोकैब, तो वोकैब भी कल देखेंगे। और कैनोनाइजेशन से मिलते हैं कल। आज का सेशन हमारा यहीं तक, कल मिलेंगे 4:30 बजे इसी टाइम।